नमस्कार, मैं इस प्रोग्राम के मेजबान खाकसार जफर खान सिंधी। हम आपको सुनवा रहे हैं कहानीकार उपासना जी की कलम से निकली खुशबूदार कहानी कार्तिक का पहला फूल। कमरे में खामोशी की सरगोशियां थीं। सरगोशियों में सपनों की छटपटाहट थी। सपनों में स्मृतियां ही बची थीं। अब बुढ़ापा उम्र का रेस्ट हाउस था। पंडित जी को लगता था कि जिंदगी धागे की एक रील है, जिस दिन पूरी उधड़ जाए उसी दिन खत्म हो जाएगी। घड़ी टिक टिक की रफ्तार से बढ़े जा रही थी। खिड़की से सूरज का एक नरम गर्म टुकड़ा कमरे में बिखरा था। बाहर हल्की हवा के साथ धूल भी थी। कार्तिक की खुशनुमा सुबह अब दोपहर की तरफ बढ़ रही थी। पंडित जी की हथेलियों की सूजी नसों में, झुकी झुकी सी पीठ में, छाती और घुटनों की पीछे झूलती चमड़ी में जिंदगी ने बाकायदा उम्र की 90 दस्तखतें छोड़ी थीं। उन्होंने बालिश के नीचे से स्टील की एक नन्ही डिबिया निकाली। खैनी धीरे धीरे रगड़कर होंठ के पीछे दबा लेने पर वो स्वाद नहीं देती थी, जो स्वाद बाईं हथेली पर रखकर उसे कस कस कर दूसरी हथेली से पीटने के बाद अंगूठे से खूब रगड़कर होंठ में दाबने पर आता था। स्वाद रोज बरोज लगातार खैनी बनाने के कारण बाईं हथेली के बीचों बीच एक काला मटमैला निशान बन गया था। खैनी बनाते हुए अक्सर पंडित जी खुदरा दिनों की जुगाली करने लगते थे। जिंदगी खुदरा दिनों की रोटी कुतरती जाती थी। रोटियां इच्छाएं थीं और याद पत्थर थी, सीने पर लदी रहती थी। पंडित जी ने इन पत्थरों को तोड़ तोड़ कर इन्हें मिट्टी कर दिया था। इस मिट्टी में ढेर सारे पौधे रोपे गए। दरवाजे पर गुलाबी फूलों से लदी बोगनवेलिया की सघन बेलें फैली थीं। फिर एक पंक्ति से गुलाब और चमेली के पौधे थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वृत्ताकार घेरे में गेंदे के पौधे थे। उसके पास ही हर सिंगार और अमरूद के पौधे थे। एकदम आखिर में उड़हुल का एक पौधा था। यह पौधा वो अपनी नासिक वाली बेटी के यहां से लाए थे। पौधे फकत फूल फल के ही नहीं थे। कुछ जंगली पौधों की पत्तियां और डालें इस खूबसूरती से छांटी गई थीं कि उनसे उस नन्हे से आंगन की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई थी। यह सब कोई नई बात नहीं थी। पारसनाथ में रेलवे की ओपन लाइन में जब पंडित जी थे, तब भी उनके क्वार्टर का 2 बित्ता भर बगीचा खूबसूरत फूल पौधों से सजा रहता था। एक बार तो जीएम ने उन्हें 100 रुपए का इनाम भी दिया था। पंडित जी को अपने पौधों पर बहुत गर्व था। उन पर ठहरने वाली एक प्रशंसात्मक दृष्टि पंडित जी का रोआ रोआ पुलकित कर देती थी। खैनी खाकर वो उठे। जनेऊ को आहिस्ता आहिस्ता पीठ पर रगड़ते हुए आंगन में आए। एक एक पौधे के पास ठहरे। रात भर झरे सूखे हरसिंगार और भूरी पत्तियां उन्होंने सुबह ही चुनकर साफ कर दी थीं। मिट्टी में पर्याप्त नमी थी। उड़हुल के अलावा अन्य किसी पौधे पर फूल या कली नहीं आई थी।
जिस तन्मयता से चित्रकार कैनवास पर रंग भरता होगा, जिस ममता से मां अपने शिशु को दूध पिलाती है, पंडित जी उसी मोह, ममता और तल्लीनता से मिट्टी की निराई गुड़ाई किया करते, पौधों में पानी देते। धोती उनकी मिट्टी से लिसड़ जाती, नाखूनों में जमी मिट्टी टीसने लगती थी, पर पौधों से मोह बढ़ता ही जा रहा था। एक एक पत्ता, एक एक बूटा उनकी चुहन जैसे पहचानता था। मां का सबसे कमजोर बच्चा मां की सबसे ज्यादा ममता पाता है। उड़हुल का ये पौधा पंडित जी का ऐसी ही कमजोर संतान था। अब तक कभी इस पर एक भी फूल नहीं पनपा था। पत्ते चिकने, चमकीले, खूबसूरत थे। टहनियां भी सुडौल थीं। पंडित जी भी अक्सर पौधे की छटाई करते, समय से खाद पानी सब होते, उसकी चिकनी पत्तियों को प्रेम से सहलाते। उनकी नसों में बहता हुआ स्नेह और जीवन जैसे कतरा कतरा पौधे तक संप्रेषित होता रहता। वे उसे मिनटों तक निहारते और 2 दिन पहले ही पंडित जी ने उस पर गुनगुनाती हुई नन्ही कली देखी थी। कली अब तब खिलने की स्थिति में है। पंडित जी ने आहिस्ता से कली को छुआ, मुस्कुराए, पनोहा पर आ गए। नहाने के लिए चापाकल चलाते वक्त पैर की नसें तड़ तड़ करती थीं, पूरी देह टटाती थी। बूढ़ा आदमी देह से नहीं, हिम्मत से चलता है। हिम्मत ही थी वो जो मानने ही नहीं देती थी कि अब उनकी देह थक रही है। हालांकि वे खुद सबसे कहते, बड़ी उम्र होई गई बा हमार। पर यही हिम्मत तब चुकने लगती जब बुखार सिर पर चढ़ने लगता या पेट परेशान करने पर उतारू हो जाता। पंडित जी अक्सर ही कहते हैं, प्राण को देह से बहुत मोह होता है। प्राण जल्दी देह नहीं छोड़ना चाहता, पर देह तो अयोग्य हो जाती है ना। इसी मोह के कारण मृत्यु के समय आदमी को कष्ट होता है। कपाट अरसा हुआ छूटे। छोटा सा शिवलिंग कोने में धकेल दिया गया था। उन पर अब बेलपत्र नहीं चढ़ता। कमरे में काठ का एक काला बक्सा था। बक्से में ढेर सारी पुरानी किताबें और पत्रिकाएं थीं। 92-93 तक की कादम्बिनी के अंक थे। कभी बहुत चाव से उन्होंने ये किताबें खरीदी थीं। उन पर दुलार से अखबार की जल्द मढ़ी थी। अब तो इस तरफ देखने तक का मन नहीं करता। बक्से में धूल अटा पड़ा था। पंडित जी कपड़े से धूल झाड़कर किताबें सजा रहे थे। बहू खाना लेकर आई थी। बोली, बाबूजी खाना। रख दो। पंडित जी पूर्ववत किताबें सजाते रहे। बहू खाना पानी रखकर चली गई। किताबें रखकर उन्होंने बक्सा बंद कर दिया। सामने खाने की थाली थी। खाना देखकर उन्हें पत्नी बेतरह याद आती थी। पत्नी को तब नाम से पुकारे जाने का चलन नहीं था। सुन तारू हो, ये कहकर ही काम चला लिया जाता था। पत्नी खामोशी से ही आगे पीछे डोलती रहती थी। उनके आसन पर बैठ जाने के बाद ही थाली में गरम खाना परोसती। पंडित जी जितनी देर खाते वो बिना डोलाती रहती थी। उन्हें सब्जी तीखी चाहिए होती तो तीखी ही मिलती। मीठा खाने का मन होता तो मीठा हाजिर हो जाता था। पंडित जी काम में भिड़े रहते। पत्नी बार बार पहले खाना खा लेने की चिरौरी करती।
वो सुनी अनसुनी कर दिया करते। काफी वक्त बाद मनमौजी काम निपटा कर आते, बावजूद इसके खाना गर्म ही मिलता। उस दिन बारिश हो रही थी। बागीचे के हर पौधे तक पानी जाने के लिए वो करहा तैयार कर रहे थे कि पत्नी पकौड़ियां लेकर बरामदे में हाजिर। पत्नी बार बार पहले गर्म पकौड़ियां खा लेने का आग्रह कर रही थी। उन्होंने बुरी तरह झड़क दिया था। हर समय क्या खा लीजिए लगाए रखती हो, देखती नहीं काम निपटा रहा हूं, तुम्हें तो बस अपनी पकौड़ियों की पड़ी है। पत्नी शायद अंदर तक आहत हो गई थी। धीरे से बोली, जब हम न रहब ना तब बुझाई तहरा। दोपहर किसी उदास पुराने धुन की तरह चढ़ रही थी। खाने पर मक्खी भिनभिनाने लगी। पंडित जी ने हथेली हिलाकर मक्खी भगा दी। दीवार के कोनों पर मकड़ी के जाले लटक आए थे। खिड़की पर बैठा कबूतर पंख फड़फड़ाता उड़ गया। सुबह सुबह उठकर पंडित जी पौधों को सुप्रभात कहने आए तो उड़हुल पर एक नन्हा फूल खिल चुका था। उजले फूल की पंखुड़ियों के निचले सिरों पर कत्थई रंग के धब्बे थे। पूरे बागीचे में मौसम का पहला फूल शर्माया शर्माया सा मुस्कुरा रहा था। अरहर की झाड़ से आंगन बुहारते हुए कई दफे नजर उधर ही को उठ जाती, जैसे कत्थई स्याही में उंगली बोर कर उजले फूल पर छिड़क दिया हो। जिसकी भी थी बड़ी खूबसूरत कलाकारी थी ये। वो दिन फूल के इर्द गिर्द उससे ही सराबोर गुजरा। कार्तिक की संतरई शाम अब भागने लगी थी। हवा से दूब झूम रही थी। एक पोता पंडित जी के पास ही बैठा मोबाइल चला रहा था। बच्चों को मोबाइल चलाते देखकर पंडित जी को जैसे कुछ होने लगता था, कोई उलझन या ऐसा ही कुछ। क्या टीप टाप कर रहे हो? पोते ने बड़े व्यस्त भाव से कहा, कुछ नहीं। किसी का भी अपने पास बैठना कभी कभी पंडित जी को रोमांच से भर देता था। बीते दिनों की मौखिक जुगाली करने के लिए मन गुलगुलाने लगता, पर अब स्मृतियां, वर्तमान सोच, कल्पनाएं, स्वप्न सब इस कदर गड्ढ-मड्ढ हो गए थे कि एक एक सूत को अलगाना अब मुश्किल लगता था। कुछ भी कहने से पहले मन ही मन जैसे कोई तैयारी चलती थी। सोचे हुए और बोले हुए का फर्क मिट गया सा लगता था। कई बार कुछ बातें पंडित जी मन में इतना दोहरा लेते कि उन्हें ऐसा लगता कि वो इसे दूसरों को कई दफा सुना चुके हैं। कई बार इसके उल्टा भी होता था कि दूसरों से कई बार कही हुई बातें भी मन में दोहराई गई सी लगती थी। दिन भर कमरे में पंडित जी की सांस के अलावा बस चूहों की भागदौड़ सुनाई पड़ती थी। ऐसे में बोलती हुई टीवी भी निर्जीव नहीं लगती। पंडित जी ने खंखार कर कुछ पंक्तियां कहना शुरू किया था। पोते ने ऊबे और विरक्त भाव से कहा, सुनाई हुई कहानी कितनी बार सुनाएंगे बाबा? पंडित जी के पास आगे कहने के लिए कुछ नहीं बचता था। दुनिया के हर आदमी के पास एक त्रिभुज था, तीखे कोणों वाला त्रिभुज। पंडित जी के भीतर भी कोई त्रिभुज था। पंडित जी अपने भीतर के त्रिभुज को लगातार घिसते रहते थे कि वो कोमल, नर्म
और गोल बना रहे, ताकि जब भी किसी से उनका त्रिभुज टकराए तो सामने वाले को कम से कम चोट पहुंचे। लेकिन दुनिया के पास न तो इतना धैर्य होता था, न ही वक्त। इसलिए पंडित जी से टकराने वाली दुनिया के हर त्रिभुज की चोट बेहद मारक होती थी। यादों की रेत जब भी चाहे जिधर फिसल जाती थी। 5 बेटियों में जब सबसे बड़ी सयानी हुई तो पंडित जी ने मंझले भाई से वर ढूंढने में मदद मांगी। भाई सांझ की बाती में घी डालते हुए बोले थे, सेठ टोडरमल कहता है कि भाई बेटी अपने दम पर पोसता है कि भाई के दम पर। पंडित जी चुप। धीरे धीरे सारी बेटियां अपने अपने घर की हो गई थीं। छुट्टियों में उनसे मिलने आती, दुलार जताया जाता, शिकायतें दर्ज होती। आप छोटी को ज्यादा मानते हैं, आप बड़ी को ज्यादा मानते हैं। शब्द की कई तहें थीं। एक शब्द से कई अर्थ साधे जा सकते थे। पंडित जी मानने से थक गए थे। हवा में खुनक बढ़ रही थी। सूती शाल बदन पर ढीली पड़ गई थी। अंधेरा गाढ़ा था। पंडित जी लालटेन जलाने कमरे में जाने लगे। आंगन के कोने में उड़हुल मुस्कुरा रहा था। पंडित जी उसके पास गए। उसकी पंखुड़ियों का मोती सा उजलापन चमक रहा था। पंडित जी धीमे से फुसफुसाए, तुम्हारे पास तो कोई त्रिभुज ही नहीं है रे। कार्तिक के एक हल्के झोंके से फूल सिहर गया। सुबह पंडित जी सबसे पहले हर श्रृंगार के पास गए। उसके फूल चुनकर पंडित जी फेंका नहीं करते थे। उन्होंने सारे फूल पेड़ की जड़ों के चारों ओर गोल घेरे में रख दिए। क्यारियों की ईंटें टेढ़ी मेढ़ी हो गई थीं। ईंटें सीधी करते हुए पंडित जी की नजर अनायास ही उड़हुल पर गई थी। उड़हुल की डाल सोनी थी। पंडित जी का दिल धक से रह गया। अरे किसने किया ये? उन्होंने बहू को आवाज लगाई। अरे ये उड़हुल का फूल किसने तोड़ा? बहू धीमे से बोली, आज एकादशी है तो पूजा के लिए मैंने ही तोड़ लिया। पंडित जी का मन रोने को हो आया। वो चुपचाप बैठकर क्यारी की ईंटें सही करने लगे। बोगनवेलिया की लताओं के पास छत पर कबूतर था। कबूतर टुकुर टुकुर पंडित जी को देख रहा था। उड़हुल की वो सूनी डाल कार्तिक के झोंके से अब भी झूम रही थी। तो दोस्तों, ये थी कहानीकार उपासना जी की कलम से निकली खुशबूदार कहानी कार्तिक का पहला फूल। FM सन सिटी के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया श्री रवि दत्त मोहता ने। अगले शनिवार फिर किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर।
तब तक के लिए मैं इस प्रोग्राम का मेजबान जफर खान सिंधी आपसे चाहता हूं इजाजत। नमस्कार।